हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास के सिलेबस में जो पहला पार्ट है वो उपसर्ग और प्रत्यय का है। उपसर्ग और प्रत्यय को पहले भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और हिंदी का एक व्याकरण का एक प्रमुख भाग है उपसर्ग और प्रत्यय। इसके विषय में आप जानते भी होंगे, पिछले वर्ग में भी आप लोग इसे पढ़े होंगे। फिर भी यहाँ 9th क्लास में विशेष रूप से आपको उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करना है। उपसर्ग वह वाक्यांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। संस्कृत में कहा गया है उपसर्गात् शब्दार्थाः बलादन्यत्र प्रतीयते, अर्थात उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ बलपूर्वक अन्यत्र प्रतीयते, दूसरी ओर चले जाते हैं। जैसे एक हार शब्द है, उसमें हम आहार, विहार, प्रहार, संहार अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग करके उसके अलग अलग अर्थ को प्रकट करते हैं। इस प्रकार उपसर्ग वैसे शब्द खंड हुए जिनका प्रयोग हम शब्द निर्माण में करते हैं, और शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत अधिक महत्व है। उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग ढेर सारे उपसर्गों से परिचित भी हैं और उसका प्रयोग भी करते रहे हैं। जैसे सु, प्र, उ, बी, अनु, अब, अप, इस प्रकार के ये सामान्य उपसर्ग हैं जिसका आप प्रयोग करते रहे हैं। सु से सुपुत्र आप बनाते हैं, कु से कुपुत्र बनाते हैं, कुमार्ग बनाते हैं, है ना। इसी प्रकार से अप से अपमान बनाते हैं, अपव्यय बनाते हैं। यानी उपसर्ग को जोड़कर हम एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगा दें तो अलग अलग अर्थ हो जाता है। जैसे व्यय मीन्स होता है खर्च करना, अगर उसमें अप उपसर्ग लगा दें तो होता है अपव्यय, माने बहुत ज़्यादा खर्च करना, और उसमें मित उपसर्ग लगा दें तो मितव्यय मतलब कम खर्च करना। कितना अंतर है उपसर्ग के प्रयोग से। इस प्रकार आपको उपसर्गों का प्रयोग करना, उपसर्ग से शब्दों का निर्माण करना, और अगर उपसर्ग से मिलकर बने हुए शब्द हैं तो उनमें से उपसर्ग को और मूल शब्द को अलग करना, ये आपको प्रश्न में पूछा जाता है। इसलिए पहले तो आप अपनी पुस्तक से, चूँकि यहाँ तो संभव है नहीं उतना, अपनी पुस्तक से आप उपसर्गों की सूची बना लेंगे। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। तत्सम उपसर्ग जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, जिनका प्रयोग संस्कृत में होता है और उनका जब हिंदी में प्रयोग होने लगता है तो हिंदी शब्दों के साथ भी उनका प्रयोग होता है। प्र, प्रा, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वि, अधि, परि, प्रति, इस प्रकार के जो उपसर्ग हैं ये संस्कृत के तत्सम उपसर्ग हैं। लेकिन सु, कु, इस प्रकार के उपसर्ग जो हैं वो हिंदी में ही, अभी हमने मित का उदाहरण दिया, वो हिंदी का उपसर्ग है। इसी प्रकार कुछ विदेश से भी आए हुए उपसर्ग हैं, उर्दू और फारसी के भी उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे वे, बा, बद, हम, इस प्रकार के उपसर्ग। जैसे बद शकल, बद अकल हम लोग कहते हैं, बद बुरा के सेंस में, है ना। हम से आप हम सफ़र शब्द सुने होंगे, हम कदम भी होता है, हम सफ़र, हम शक्ल, एक जैसा शक्ल वाला। तो स्पष्ट हुआ कि उपसर्ग से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्द बनाते हैं, शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन करते हैं, और हमारा लक्ष्य होगा कि हम उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना और उपसर्ग से बने हुए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना। इन 2 बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आपकी पुस्तक में, जो अपने विद्यालय में जो पुस्तक है मानक हिंदी व्याकरण और रचना सरस्वती प्रकाशन का, उसमें
ढेर सारे उदाहरण दिए हुए हैं। इन उदाहरण को आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा। इसके लिए तो बोलकर ही केवल आपको सुनाकर समझाया नहीं जा सकता है। समझाना केवल इतना ही है कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। 3 प्रकार के हुए, तत्सम, संस्कृत के से आए हुए उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहलाए, हिंदी के उपसर्ग हुए और विदेशज उपसर्ग हुए जो उर्दू फारसी आदि से आते हैं और वहाँ से बनते हैं। उदाहरण के लिए अति, अधि, अनु, इस प्रकार का हमने उदाहरण दिया। और भी ढेर सारे हैं और उससे बने हुए शब्द भी हैं। इनको आपको स्मरण करना पड़ेगा। और एक ओर ये करना है और दूसरी ओर इस तरफ जो शब्द है, जैसे परिकल्पना, तो इसमें उपसर्ग को हम अलग करेंगे। परिकल्पना, मूल शब्द कल्पना और उपसर्ग परि। इसी प्रकार प्रयोग, प्रयोग, योग शब्द मूल शब्द हुआ और तो आपको अगर प्रश्न में इस प्रकार से अलग करने का आएगा तो आप इसी प्रकार से इसको करेंगे अलग, उपसर्ग को और मूल शब्द को। प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय शब्द के अंत में लगने वाले होते हैं, अर्थात जिन शब्द खंडों का प्रयोग शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए या उस शब्द का, उस पद का व्याकरणिक स्वरूप बदलने के लिए। अब यहाँ व्याकरणिक स्वरूप से इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक है। अर्थात संज्ञा है, प्रत्यय लगाकर हम उसको विशेषण बना दे सकते हैं। विशेषण है, उसको हम संज्ञा बना दे सकते हैं, क्रिया विशेषण बना सकते हैं। इस प्रकार से प्रत्यय का भी प्रयोग होता है शब्द निर्माण में, लेकिन अंतर यही हुआ कि उपसर्ग का प्रयोग जहाँ शब्द के पहले लगा होता है और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के बाद होता है। उपसर्ग की तो कुछ सीमाएं हैं मगर प्रत्यय की कुछ सीमाएं नहीं हैं। उनको आप बिल्कुल प्रयोग से ही आप उसको समझ सकते हैं। तो हट, वट, आहट, इस प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग आप करते आ रहे हैं। घबराहट, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अब घबराना, इसमें आहट लगा। इसीलिए प्रत्यय को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा या विशेषण शब्द में जो लगने वाला प्रत्यय होता है वो तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, और क्रिया में लगने वाला जो प्रत्यय होता है उसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया घबराहट, ये घबराना क्रिया है और घबराना में हमने इसका प्रयोग किया है आहट का, तो घबराहट बन गया। लिखना में आवट प्रत्यय, वट प्रत्यय भी इसको कहा जाता है, ये थोड़ा अस्पष्ट रह जाता है। लिखना में आवट प्रत्यय लगता है तो वो लिखावट बन जाता है। चिकनाहट, अब यहाँ वही आहट प्रत्यय है लेकिन यहाँ ये चिकना में लग रहा है। आज चिकना क्या है? विशेषण है, विशेषण में भी इसका प्रयोग होता है और ये भाववाचक संज्ञा बन गया। अर्थात संज्ञा और विशेषण में जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उससे दूसरी व्याकरणिक इकाई बन जाती है। संज्ञा में लगाएंगे तो विशेषण बन सकता है, विशेषण में लगाएंगे तो संज्ञा बन जा सकता है, क्रिया विशेषण बन सकता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रत्ययों का उदाहरण हमको मिलता है। और आप यहाँ देखेंगे जो कृदंत प्रत्यय है आपकी पुस्तक में उदाहरण है, और उन उदाहरणों को देखकर, और हमने जैसा कहा कि प्रत्यय में इतना छोटा छोटा अंतर होता है। ई प्रत्यय, आई प्रत्यय, अब ई अलग है आई अलग है, देखने में लगेगा। लड़का है, ई प्रत्यय लग गया तो लड़की बन गया। अगर आई है, जैसे ऊन है, ऊन एक पदार्थ है जिससे कि हमारा स्वेटर बनता है, अब उसी को ऊनी, तब वो विशेषण बन जाता है, ऊनी कपड़ा। ऊन संज्ञा है, उसमें ई प्रत्यय लगा तो ऊनी बन गया। यहाँ आपके पास जो उदाहरण है ढेर सारा,
ये बहुत सारा नाम भी अलग अलग है दिया हुआ, इसको तो आप देखेंगे और पुस्तक से उसका अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन मैं यहाँ संक्षेप में, चूँकि वीडियो में समय कम होता है, इसलिए यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रत्ययों जैसे ई, इन, ई, एलु, इक, इया, ड़ा, पा, आर, वान, गर, यहाँ हम चाहे लाख बोल दें, उसे तो आपको होगा नहीं। आप जब इसको देखेंगे कि आर प्रत्यय लगा है तो इससे सुनार, लुहार बनता है। ड़ा प्रत्यय लगा है तो मुख में ड़ा लगा तो मुखड़ा बना, दुख में ड़ा लगा तो दुखड़ा बना। ता लगा, मानव में ता लगा तो मानवता बना। त्व लगा तो मनुष्य में त्व लगा तो मनुष्यत्व बना। ई प्रत्यय लगकर गरीबी, अमीरी, रईसी, शब्द देखिए गरीब है, मूल शब्द है गरीब। आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है कि मूल शब्द क्या है, उसमें प्रत्यय कौन सा लगा है। गरीब मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगा बन गया गरीबी। गरीब विशेषण है, गरीबी भाववाचक संज्ञा बन गया। धन संज्ञा है, धनी ई प्रत्यय लगा, अब वो विशेषण बन गया, धनी आदमी। ठीक है। प्यास भाववाचक संज्ञा है और उसमें आ प्रत्यय लग गया, प्यासा बन गया। अब वो जो प्यासा हो गया ये अब विशेषण हो गया, प्यासा कौआ। विशेषण को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसमें कोई संज्ञा शब्द जोड़कर देखें कि संज्ञा शब्द उसमें लगेगा कि नहीं। प्यास कौआ लगता है? नहीं लगता है। लेकिन प्यासा कौआ लगता है तो प्यासा वो विशेषण है। इसलिए लाली कपड़ा जच रहा है? बिल्कुल नहीं जच रहा है, लेकिन लाल कपड़ा जच रहा है। लाल विशेषण हुआ, लाली भाववाचक संज्ञा हुआ, ई प्रत्यय लगकर ही यह बना है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि उपसर्ग और प्रत्यय की सूची आपको बना लेनी है। उसी सूची के आधार पर आपको उपसर्ग से बने हुए शब्दों को भी देखना है और प्रत्यय जोड़कर भी शब्द बनाना है, और किस प्रकार से हम मूल शब्द को रख कर और उपसर्ग और प्रत्यय से अलग कर सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक शब्द है और उसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है, प्रत्यय भी लगा हुआ है ना। तो आपको उपसर्ग को भी अलग करने की जरूरत पड़ सकती है, प्रत्यय को भी अलग करने की जरूरत पड़ सकती है ना। अपराजित, अ उपसर्ग लगा हुआ है, पराजित है तो यहाँ इत प्रत्यय लगा हुआ है, पराजय शब्द है। तो अगर इसमें उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करने की बात कही जाए तो उपसर्ग इसमें अ हो गया, अब प्रत्यय इत हो गया। असामाजिक कहते हैं ना, उसका व्यवहार बहुत असामाजिक है। अ उपसर्ग लगा हुआ है, निषेधवाची उपसर्ग। समाज मूल शब्द है, इक प्रत्यय है तो असामाजिक बन गया। अकर्मण्यता, ता प्रत्यय है, साफ नजर आ रहा है, और अ उपसर्ग है, इससे अकर्मण्यता शब्द बन गया। इस प्रकार हम उपसर्ग और प्रत्यय को अलग अलग करके अलग अलग रूप में उसको हम अलग करेंगे, अलग करना सीखेंगे। आज इस वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। उपसर्ग की सूची आपको पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रत्येक उपसर्ग से स्वयं आप शब्द बनाने का अभ्यास कीजिए। इसमें जो दिए हुए उदाहरण हैं उन उदाहरणों को समझने का प्रयत्न कीजिए, और जो उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं उनमें से आप उपसर्ग को ढक लीजिए, और इधर जो शब्द है उस शब्द में से आप स्वयं देखिए कि इसमें ये उपसर्ग लगा हुआ है या नहीं, तब आप उधर देखिए। अभ्यास के तो प्रश्न हैं ही, अभ्यास के प्रश्न को तो आपको करना ही होगा, क्योंकि टेस्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं टेस्ट हो रहा है, सब लोगों का टेस्ट होगा, और टेस्ट में ऑब्जेक्टिव ही होगा, मल्टीपल चॉइस होगा। वैसी स्थिति में इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसके लिए स्वयं को तैयार करें। उपसर्ग से शब्द बनाना और
किस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना और किस प्रत्यय से कोई शब्द बना हुआ है, इसको ध्यान में रखना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर वर्ग में जब हम लोग मिलेंगे तो विशेष रूप से इसकी चर्चा होगी। अभी इतना ही, और अगली बार मैं आपको समास के विषय में बताऊंगा, क्योंकि समास भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ही आता है और आपके सिलेबस में समास भी है पढ़ने का। अभी उपसर्ग और प्रत्यय को इस वीडियो में समाप्त किया गया है।